नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम समसामयिकी क्रॉनिकल मैगजीन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जुलाई मंथ के मैगजीन को कवर कर रहे हैं। ये मैगजीन ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को और जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स हैं उनको प्रॉपर ढंग से हमने पिछले प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया है। आज की क्लास या 1 या 2 क्लास हमारी लगेगी कुरुक्षेत्र योजना और जो विज्ञान प्रगति के जो मैगजीन होते हैं, उसका जो आपको सारांश दिया रहता है इसमें मुख्य-मुख्य पॉइंट्स उसको करने में लग जाएगा 2 वीडियो, ठीक है? तो 2 वीडियो इसके लग जाएँगे, उसके बाद जो क्रॉनिकल के पीछे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जुलाई के महीने के क्रॉनिकल में कि जो कि ये करंट अफेयर होगा आपका 25 अप्रैल से लेके 25 मई के बीच में। तो जो आपके क्वेश्चन बने होंगे इसी करंट अफेयर से, वो सब क्वेश्चन पीछे दिए रहते हैं, तो उसके बाद 2 वीडियोज़ में हम उसको 50 क्वेश्चन को करा देंगे, ठीक है? उसके बाद हम आपको शुरू कर देंगे अगस्त के क्रॉनिकल मैगजीन को, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम आज कुरुक्षेत्र विज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता विज्ञान प्रगति और जो योजना वाला जो मैगजीन है, उसके हम सारांश को महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर कोई मित्र प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं, 14 वीडियोस में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्रॉनिकल मैगजीन को प्रॉपर ढंग से कराया हुआ है, जिसमें हम मतलब अंडरलाइन किया हुआ है प्रत्येक टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है? हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूपीपीएससी क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से। तो आप जाके वहाँ से प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की क्लास हमारी शुरू होगी कुरुक्षेत्र मैगजीन के। देखिए ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, सार संक्षेप भी हम पढ़ चुके हैं, खेल वाले में सेक्शन पढ़ चुके हैं हम, ये सब प्रॉपर ढंग से हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये देखिए ये भी पढ़ चुके हैं हम, उद्योग धंधे खेल भी हम पढ़ चुके हैं। खेल के अलावा जो आपका वन लाइनर वाली जो समसामयिकी थी, इसको भी हम प्रॉपर ढंग से इसको कर चुके हैं सारा, ठीक है? अब हमको शुरू करना है यहाँ से। देखिए ये रहा पत्र पत्रिकाएं सार संक्षेप। तो पॉइंटर के रूप में दिया रहता है योजना, कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति, तीनों मैगजीन के जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं इसमें पॉइंटर के रूप में दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट। तो हम उसमें से भी कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उसको हम करते हुए और सारे को कवर करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं योजना, पहले योजना मैगजीन को पढ़ेंगे, उसके बाद कुरुक्षेत्र, फिर उसके बाद विज्ञान प्रगति, ठीक है? आगे देखते हैं कि पहले क्या 19वीं सदी के अंत में रासायनिक रंगों के आगमन से पहले भारत के सभी हिस्सों में प्रमुख आधार रंग कौन सा था? तो कौन सा था? सफेद था। सभी आधुनिक रंगों के आगमन से पहले प्रमुख आधार रंग सफेद था। पोचमपल्ली इकत किस राज्य की बुनाई है? तो आपको याद रखना है, पोचमपल्ली किसकी बुनाई है? तेलंगाना राज्य की है। पैठणी साड़ी किस राज्य की बनाई गई है? तो पैठणी साड़ी महाराष्ट्र में। पैठणी साड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है जीएस में। पैठणी साड़ी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। आगे बढ़ते हैं। पाटन पटोला जो एक डबल इकत साड़ी है किस राज्य से बनती है? तो पाटन पटोला सिंपली पूछेगा, पाटन पटोला किस राज्य की साड़ी है? डबल इकत तो गुजरात की है, ठीक है? पाटन पटोला। देखते हैं कोटा डोरिया कहाँ बुनाई पद्धति है? तो राजस्थान की। कोटा डोरिया राजस्थान की बुनाई पद्धति है। पता होगा कोटा जिला है राजस्थान का, तो आपको इससे लगा लेंगे। स्वतंत्रता पूर्व 2 कौन से क्षेत्र थे जहां शहतूत रेशम की पारंपरिक रूप से खेती की जाती थी? तो कहाँ की जाती थी शहतूत रेशम की पारंपरिक रूप से खेती? तो कश्मीर और पश्चिम बंगाल का विष्णुपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि स्वतंत्रता पूर्व कहाँ पर शहतूत की खेती की जाती थी? तो विष्णुपुर पश्चिम बंगाल का और कश्मीर, ठीक है? गोवा आदिवासी सूती साड़ी को दुनिया भर में किस नाम से जाना जाता है? तो कुनबी साड़ी के नाम से। गोवा की जो आदिवासी सूती साड़ी है उसको किस नाम से जाना जाता है? कुनबी साड़ी के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट वाले पे हाईलाइट किया गया है, इंपॉर्टेंट का स्टार भी लगाया गया, ठीक है? मंगलगिरी किस राज्य का एक लोकप्रिय हथकरघा उत्पाद है? तो आंध्र प्रदेश का। मंगलगिरी कहाँ का हथकरघा उत्पाद है? आपको याद रखना है, मंगलगिरी आंध्र प्रदेश का हथकरघा उत्पाद है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मेखला साड़ी किस राज्य की लोकप्रिय साड़ी है? तो मेखला साड़ी कहाँ की है? असम की है। और चादर गमछा जैसा रहता है वो भी असम का ही है। तो मेखला चादर वहाँ का ड्रेस भी है, ठीक है? तो मेखला साड़ी कहाँ की है? असम की है। कांची कॉटन साड़ी किस राज्य में बनती है? तो तमिलनाडु में। कांची देखिए कांचीपुरम है ना, तो वहां से ही समझ लेंगे कांचीपुरम की कांची साड़ी तो तमिलनाडु से है। भूदान आंदोलन का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो भूदान आंदोलन का शुभारंभ आपका पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से हुआ था, विनोबा भावे द्वारा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप ज़्यादा लाइक करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, ठीक है? उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है, कोई भी परीक्षा के रिगार्डिंग या कोई सिलेबस आता है या कोई नया नोटिफिकेशन आता है, सर्वप्रथम वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के पीडीएफ भी डाल दिए जाते हैं वहाँ पे, या कोई नोट्स आते हैं तो उसको भी डाल दिए जाते हैं, ठीक है? तो आपको इसको ज्वाइन करके रखना है, ठीक है?
क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर यूट्यूब पे नहीं मिल पाता आपको तो वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भी, ठीक है। तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है योर पीडीएफ के नाम से, वहाँ पे आप जाकर आप अगर उसको ज्वाइन किए हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीडीएफ मटेरियल वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन करके रखेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की बुनाई। अब देखिए भारत की बुनाई के संदर्भ में जो ये योजना वाले मैगजीन थी उसमें क्या महत्वपूर्ण था, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण था। ये योजना मैगजीन के से ही सार संक्षेप को निकाला गया, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से भारत में बुराई का पता कब से लगाया जा सकता है, जहाँ कपास की खेती और कपड़ा उत्पादन के साक्ष्य मिले थे, तो कब से मिले थे, सिंधु घाटी सभ्यता से। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ब्रोकेड, मलमल और मलमल जैसे वस्त्रों का विकास किस साम्राज्य में हुआ, तो ब्रोकेड मलमल का विकास मुगल साम्राज्य में हुआ, ठीक है। देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा हुआ, देखिए कहाँ की रेशम धुनाई धर्म की दार्शनिक अवधारणा से ओतप्रोत है, जो धार्मिकता, कर्तव्य और सदाचार का प्रतिनिधित्व करती है, तो कांचीपुरम की रेशम बुनाई, ठीक है। पैठणी बुनाई किस अवधारणा का प्रतीक है, लक्ष्य का, ठीक है। विश्व विश्व एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में किसको अपना अपना रहा है, तो संधारिता को, ठीक है। स्थायित्व की तलाश में भारतीय बुनाई को कौन सी चीज अलग करती है, तो इसकी अंतर्निहित पर्यावरण अनुकूलता, ठीक है। तो ये अलग करती है इसको, ठीक है। पारंपरिक भारतीय बुनाई प्रथाएं किसे बढ़ावा देती है, सामाजिक एकजुटता और आर्थिक सशक्तिकरण को। देखिए पारंपरिक बुनाई जो है इससे आर्थिक सशक्तिकरण तो होता ही है, छोटे छोटे लोग उसमें छोटी छोटे इंडस्ट्रीज को लगा के हथकरघा को करते हैं, ठीक है, और सामाजिक एकता तो मिलता ही है, ठीक है। किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा हेतु कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का संचालन कौन सा केंद्रीय नोडल एजेंसी करता है, तो भारतीय कपास निगम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय कपास निगम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए अधिकृत एकमात्र वैधानिक इकाई कहाँ है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ही वैधानिक इकाई है जो कि भारतीय ध्वज को बनाता है, ठीक है। भारत के असंगठित क्षेत्र के कृषि के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा क्षेत्र आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो कृषि के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत आजीविका का कौन सा है, हथकरघा, जो हाथों से बुनाई की जाती है, ठीक है। हथकरघा क्षेत्र कितने मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, तो हथकरघा क्षेत्र आपका 3 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात के शिल्प के बारे में क्या दिया हुआ था योजना के इस मैगजीन में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। गुजरात के शिल्प और बुनकर, कौन सी साल गुजरात के वड़कर समुदाय द्वारा प्रचलित 500 वर्ष पुरानी परंपरा है, तो भुजोड़ी साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भुज है ना, तो भुज से आपको भुजेड़ी याद रखना है, भुज है वहाँ पे ना गुजरात में, तो भुज से भुजोड़ी याद रखना है, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाया, बड़कर समुदाय द्वारा 500 वर्ष पुरानी यह परंपरा है, भुजोड़ी साल, ठीक है। आशावली साड़ियाँ बुनकरी की किस विशेष तकनीक के कारण सबसे भिन्न मानी जाती है, तो ब्रोकेडिंग, ओपन वर्क या मार्टिफ वर्क के लिए, ठीक है। तो ब्रोकेडिंग, ओपन वर्क या मार्टिफ वर्क के लिए जानी जाती है कौन सी, आशावली साड़ियाँ, ठीक है, इन तकनीकों के लिए, ठीक है। वह कौन सा कपड़ा है जो गुजरात में रेशम और सूती वस्त्रों का एक साथ हाथ से बुना जाता है, ठीक है, मसरू। वह कौन सा कपड़ा है जो गुजरात में रेशम और सूती वस्त्रों का एक साथ हाथ से बुना जाता है, तो कौन है, मसरू जो है ना, वो आपको रेशम और सूती वस्त्रों को मिलाकर बुना जाता है, कहाँ पे, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसको ध्यान देंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खादी भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक। अब देखिए ये देखेंगे कि मैगजीन में जो खादी है वो भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में कैसे है, इसको देखेंगे आप, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह का केंद्रीय मुद्दा क्या था, तो नील की खेती थी, ठीक है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अंग्रेजी शासकों ने भारतीय ग्रामीण लोगों को की किस संस्कृति को नष्ट कर दिया, तो कपड़ा संस्कृति को अंग्रेजों ने नष्ट किया था, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ के छोटे छोटे उद्योग नष्ट हो गए सारे, क्योंकि वहाँ पे मैनचेस्टर में बहुत सारे यहाँ पे उद्योग लगे, वहाँ के कपड़े यहाँ पे निर्यात करने लगे, ठीक है। यहाँ के कपड़े वहाँ आते नहीं थे, वहाँ के कपड़े यहाँ सस्ते दाम में बिकने लगे, तो इसीलिए यहाँ के जो आपके हथकरघा उद्योग थे वो एकदम चौपट हो गए, कपड़ा संस्कृति ही खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। गुलाब मजीठ का कपड़ा किस पुरा स्थल का तकलियों के साथ पाया जाता है, तो मोहनजोदाड़ो में। गुलाब मजीद का कपड़ा किस पुरा स्थल में पाया जाता है, तो मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है। ये स्टार लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। किसके सुझाव पर गांधी जी ने भारतीय लोगों की स्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए भारत का दौरा किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर। गांधी जी ने अहमदाबाद में किसके सहयोग से आश्रम में बुनाई की शुरुआत की, तो कपड़ा मिल मालिकों के सहयोग से। किसके सशक्तिकरण का मार्ग खादी आंदोलन के
ने प्रशस्त किया? तो ग्रामीण विशेषकर महिलाओं के, ग्रामीणों और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास किसने किया? खादी आंदोलन ने। भारत में सूती, ऊनी या रेशम के धागों में से हथकरघों पर बुने गए और हाथ से काते गए किसी भी कपड़े या दो धागों के संयोजन के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो खादी को। ठीक है। लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल आपका दिया था मैगजीन में, ये क्या है देखते हैं। देश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग क्या है? तो हथकरघा क्षेत्र है। हथकरघा क्षेत्र सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। ठीक है। हथकरघा उत्पादों की को किसके द्वारा का वर्गीकरण के हार्मोनाइज्ड सिस्टम के तहत विस्तृत कर दिया गया है? तो विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के हथकरघा उत्पादों की निर्यात मांग लगभग कितने प्रतिशत की गणना की गई है? तो 40%। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के हथकरघा उत्पादों के निर्यात की मांग कितने परसेंट गणना की गई है? 40% भारतीय उत्पादों की गणना की गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हथकरघा निर्यात की प्रमुख वस्तुएं हैं चटाई, मैटिंग, कालीन एवं गलीचा। ठीक है। हथकरघा का अधिकांश उत्पाद भारत के किन 4 प्रमुख शहरों से होता है? तो देखिए अधिकांश उत्पाद कहाँ से होता है? करूर, पानीपत, वाराणसी और कन्नूर। ठीक है। जो चार जगह हैं, यहीं से मुख्यतः हथकरघा के अधिकांश उत्पाद आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, उत्पाद किए जाते हैं। करूर, पानीपत, देखिए करूर तमिलनाडु में, पानीपत आपका हरियाणा में, वाराणसी यूपी में, कन्नूर आपका केरला में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्यात समय पर उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े खरीदे और भारत के हाथ से बुने हुए प्रामाणिक उत्पादों के लिए एक अनूठी छवि कायम करें? तो इंडियन हैंडलूम मार्क का यह उद्देश्य है। ठीक है। भारत में हथकरघा उत्पादों के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, द डिजाइन एक्ट 2000 द्वारा। ठीक है। उस टैग को क्या कहते हैं? जो किसी उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो अपने विशिष्ट मूल्य स्थापना से पहचाना जाता है। तो भौगोलिक संकेतक टैग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय बुनाई का ताना बाना और तकनीक का विकास। तो कैसे हुआ देखिए, ऋग्वेद में मुख्य रूप से वस्त्रों को किस रूप से वर्णित किया गया है? तो अधिवस्त्र, करला या अंड प्रतिनिधि प्रतिधि अंड प्रतिनिधि, करला या अधिवस्त्र, करला, अंड प्रतिनिधि, इसके नाम से ऋग्वेद में कपड़ों का वर्णन किया गया है। ठीक है। कताई का पहला उपकरण क्या था? तकला। खताई का मतलब सूत काटने का पहला उपकरण क्या था? तकला था। भारत में कौन सा उद्योग स्वतंत्रता का पर्याय बन गया था? खादी उत्पाद और हथकरघा उद्योग। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा पावरलूम विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद का गठन कब किया गया? तो 1995 में किया गया। ठीक है। पावरलूम विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद का गठन कब हुआ? 1995 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल कपड़ा उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत विकेंद्रीकरण पावरलूम के माध्यम से उत्पादित होता है? तो विकेंद्रीकरण पावरलूम के माध्यम से आपका 58.4% कपड़ा उत्पादित होता है। विकेंद्रीकरण मतलब कि विभिन्न छोटे छोटे जो आपकी इकाइयां उनके द्वारा उत्पादित होता है। 58.4% कपड़ा उत्पादित होता है। पावरलूम का लगभग कितना प्रतिशत महाराष्ट्र में इस्तेमाल होता है? 39%। खादी और अन्य ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत किस आयोग का गठन किया? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन किस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया? तो हथकरघा क्षेत्र से। किस हार्मोन को फील गुड हार्मोन कहा जाता है? तो सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन को फील गुड हार्मोन कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से वस्त्र पर छपाई लगभग कितने हजार ईसा पूर्व से हो रही है? तो 2000 ईसा पूर्व से ऐतिहासिक रूप से वस्त्रों पर छपाई हो रही है। वस्त्रों पर छपाई का आरंभ किस देश से किया गया? तो वस्त्रों पर छपाई का आरंभ आपका भारत से किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप। वस्त्रों पर छपाई का आरंभ कहाँ से शुरू हुआ? भारत देश से शुरू हुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कौन सा शहर रेशम शहर के रूप में विख्यात है? तो भागलपुर को रेशम शहर के नाम से कहा जाता है। देखिए बीपीएससी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिहार में कौन सा शहर रेशम शहर के नाम से विख्यात है? तो भागलपुर। ठीक है। बिहार के भागलपुर जिले में किस प्रकार के रेशम प्राप्त होती है? तो टसर रेशम प्राप्त होती है। टसर रेशम आपकी प्राप्त होती है। टसर रेशम बिहार के भागलपुर जिले से प्राप्त होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो योजना वाला आपका था सेक्शन वो कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है। अब कुरुक्षेत्र वाली मैगजीन देखते हैं, इसमें कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और इसमें क्या क्या है। ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड टाइम देंगे।
चलिए देखते हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन में कौन सा है। ठीक है, तो इसको शुरू करने पर कुरुक्षेत्र मैगजीन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, और पुराने वीडियोस को नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपीपीएससी क्रॉनिकल मैगजीन के नाम से। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है वहीं पे आपको सूचित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र मैगजीन में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं पॉइंट हैं। अब देखिए हरित प्रौद्योगिकी के बारे में लेख आया होगा उसमें मैगजीन में, तो उसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, हरित ऊर्जा कहलाती है। किस प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को कम करना है, तो हरित प्रौद्योगिकी का ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल है और हमारा कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है, तो हरित ऊर्जा। दुनिया को कितने प्रतिशत बिजली अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रही है, तो 30% बिजली अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। 30% बिजली अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। 30% बिजली अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। वह कौन सी ऊर्जा प्रौद्योगिकी है जिसमें पर्यावरण क्षति के बिना ऊर्जा की मांगों को पूरा करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा और संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी। ठीक है, वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र देश का कुल ऊर्जा खपत में लगभग कितने प्रतिशत योगदान होता है, लगभग 40%। 40% योगदान होता है, विनिर्माण क्षेत्र में 40% ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी पहल है जिसमें अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय रूप से डिकार्बनाइजेशन होगा और जीवाश्म ईंधन के आयात पर से निर्भरता कम होगी, तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2020 में कितने करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है, 17,490 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है। हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में सबसे प्रमुख चुनौती कौन सी है, कम ऊर्जा खपत की सबसे बड़ी चुनौती है। हरित प्रौद्योगिकी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित प्रौद्योगिकी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नवीन प्रौद्योगिकी है जिसके माध्यम से हम खाद्य पदार्थ में कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं, तो वर्टिकल फार्मिंग, नो टिल फार्मिंग, आहार की आदतों में बदलाव और प्रिसीजन किण्वन, इसके माध्यम से आप खाद्य पदार्थों में कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। भारत में सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में स्थापित हैं, तो महाराष्ट्र राज्य में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशन आपके महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में आपके सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में लिख रहा होगा, उससे संबंधित क्या है देखते हैं। बिजली रिपोर्ट 2024 किस अभिकरण द्वारा जारी किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अधिकरण द्वारा बिजली रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। ठीक है, बिजली रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिजली की मांग को वैश्विक वृद्धि दर 2026 तक औसतन कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है, तो 3.4%। 3.4% बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजली की मांग में वैश्विक वृद्धि का लगभग कितने प्रतिशत भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आने का अनुपात है, तो 85%। ठीक है, बिजली उत्पादन में नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा की जिम्मेदारी 2023 में कितना प्रतिशत है, तो 40% है। ठीक है, बिजली उत्पादन में 40% अक्षय ऊर्जा का योगदान है। 40%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धरती के बढ़ते तापमान के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में से सृजित होता है, और यह कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है, 60%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए उत्सर्जन को 2030 तक लगभग आधा करने के कब तक का शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की आवश्यकता है, 2050 तक। ठीक है, वर्तमान में कितने प्रतिशत बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आती है, तो 29% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आती है। भारत में बड़े जल विद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संयुक्त स्थापित क्षमता कितने मेगावाट की है, तो 183.49 गीगावाट की है। 183.49 गीगावाट की है नवीकरणीय स्रोतों से संयुक्त रूप से क्षमता। ठीक है, भारतीय अक्षय ऊर्जा परिदृश्य में कौन सी ऊर्जा अग्रणी है, तो अक्षय ऊर्जा। ठीक है, भारत का लक्ष्य 2030 तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के स्थापित करने का है, तो 2030 तक भारत का लक्ष्य है 500 गीगावाट
500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना भारत का लक्ष्य है 2030 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने इसी दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो इसी दशक के अंत तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रहा है? तो देखिए 45% तक लक्ष्य, कार्बन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य भारत ने रखा 2030 तक। ठीक है, भारत ने मार्च 2024 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा के कुल स्थापित क्षमता हासिल किया है? तो 81.81 गीगावाट का सौर ऊर्जा क्षमता 2024 तक स्थापित किया है, 2024 तक। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को किस उपकरण के से सीधे बिजली से परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। मल्टी जंक्शन सेल, टेंडेम सेल और पैराकॉक्स सिलिकॉन हाइब्रिड सेल किस ऊर्जा तकनीक से संबंधित है? तो सौर ऊर्जा संबंधित है। संकेंद्रित और ऊर्जा प्रणालियों एक रिसीवर पर सूर्य के प्रकाश का केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग करती हैं? दर्पण का या लेंस का। ठीक है, पवन ऊर्जा 2023 में कितने % की दर से बढ़ी है? तो 2023 में पवन ऊर्जा आपके 13% की दर से बढ़ी है। 13% की दर से आपकी पवन ऊर्जा 2023 में बढ़ी है। भारत में मार्च 2024 तक कुल स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है? तो मार्च 2024 तक कुल स्थापित पवन ऊर्जा कितनी है? 45,887 गीगावाट, 45,887 गीगावाट की क्षमता है। ठीक है, कौन सी जल विद्युत प्रणालियां बड़े पैमाने पर बांधों की आवश्यकता के बिना बिजली उत्पादन करने के लिए नदियों के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करती हैं? तो रन ऑफ रिवर परियोजना। ठीक है, कौन सी ऊर्जा कम कार्बन वाली बिजली का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? तो परमाणु ऊर्जा। कम कार्बन वाली बिजली का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? परमाणु ऊर्जा। ठीक है, सोडियम की प्रचुर उपलब्धता और उचित लागत के कारण कौन सी बैटरी वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी के व्यवहार्य विकल्प के रूप में विकसित हो रही है? तो सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी के विकल्प के रूप में विकसित की जा रही है। ठीक है, सोडियम आयन बैटरी। ठीक है, पोटेशियम आयन बैटरी किसको एनोड सामग्री के रूप में उपयोग करती है? तो पोटेशियम आयन को एनोड सामग्री के रूप में पोटेशियम आयन बैटरी उपयोग में लाती है। बायोमास के किसके माध्यम से पौधों द्वारा कार्बन का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण। बायोमास में किसके माध्यम से पौधों का कार्बन अवशोषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। जैविक अपशिष्ट में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित कार्बन किस ऊर्जा का स्रोत होता है? तो जैव ऊर्जा का। किस उपकरण के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थ रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं? तो MFC जैव इलेक्ट्रिकल उपकरण द्वारा। MFC प्रौद्योगिकी को में किन प्रजातियों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो जियोबैक्टर या सिविनेला का प्रयोग किया जाता है। कौन सी ऊर्जा वस्तुतः पृथ्वी के भीतर निहित होती है? तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर निहित होती है। वर्ष 2023 तक दुनिया भर में लगभग कितने मेगावाट भूतापीय बिजली का उत्पादन किया गया? तो 14,000 भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन दुनिया भर में किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके किसका उत्पादन किया जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वो कौन सा विकल्प है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? टाइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। वह कौन सा स्वच्छ ईंधन का स्रोत है जो दहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करता है? तो अमोनिया दहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण की बिजली रिपोर्ट 2024 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा कब तक कोयले के उपयोग से आगे निकल जाएगी? तो 2025 तक कोयले के उपयोग से नवीकरणीय ऊर्जा आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। हरित प्रौद्योगिकी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, इससे हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप अगर कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा सुझाव देना चाहें, कुछ खराब देना चाहें, कुछ सुधार की बात करना चाहें तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, और अगर आप सभी मित्रों में से कोई मित्र प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, प्रीवियस जो हमने कराया हुआ 14 क्लासेस में उसको नहीं देखे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर UPPSC क्रॉनिकल मैगजीन के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।